हिंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड 2023 की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, भूगोल का ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव को हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो कौन सा है ये? पुनः प्रयोग है, मतलब इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। दूसरा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये 200 न्यूटन मीटर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा का, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये कितना है? ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। किसने कहा संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? ये पूछ सकता है आपसे। जिमरमैन ने कहा। किसने कहा? जिमरमैन, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क हुआ था। और अगर प्रथम पूछता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अगर पूछेगा तो रियो डी जेनेरो हुआ था। अगला है, किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं? ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, ब्राजील। अगला है, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम। अगला है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1997 में हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चैप्टर का नाम है भूमि संसाधन। पहला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है। रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ होता है? राजस्थान। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड या उत्तरांचल। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एंड्रीन है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दियरा कहा जाता है। दियरा भूमि किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दियरा भूमि किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा मक्का। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट। और चाय की खेती के लिए भी कौन है? लेटेराइट ही होगा। अगला चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोला जाता है? नीला ग्रह। आपको पता भी होगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? ये हो जाएगा 96.6। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राजस्थान, बिहार की बात करेगा तो आर्सेनिक होगा, और राजस्थान की बात करेगा तो फ्लोराइड होगा। अगला है, इंद्रपुरी जलाशय योजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय योजना किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार। भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो भारत में जो बिजली उत्पादन होता है
उसमें से कितना भाग जल से मिलता है? तो 22% जल से हम लोग प्राप्त करते हैं बिजली। भारत में घरेलू का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग आप देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिंचाई में ही होना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? 1987। राष्ट्रीय जल नीति 1987। अगला है, विश्व का कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो विश्व का कितना है? यह है आपका 4%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71%। विश्व के कुल जल का आयतन का कितना भाग मृदु जल है? तो कितना भाग मृदु जल है? आपको पता भी होना चाहिए, 2.5%। अगले हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो अगला चैप्टर है वन्य प्राणी और क्या संसाधन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वनों का प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है? मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यह है आपका घड़ियाल। कौन है? घड़ियाल होगा। घड़ियाल एक ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो ये कैंसर के मरीजों के इलाज में होता है। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध किस देश से था? भारत से था। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 7% है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनों का विस्तार कितना है? तो वनों का विस्तार कितना है? 20.55%। संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा या संरक्षण बचाव से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, अफ्रीकी कन्वेंशन। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार हुआ था? तो 2001 के आंकड़े के अनुसार भारत में वनों का जो विस्तार हुआ था वो कितना हुआ था? 20.60। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन है? 60.11 यानी 60.11। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि का परिवर्तन हुआ है? मतलब जो वन क्षेत्र थे उसको काट करके कृषि योग्य भूमि बनाई गई है। तो कितना प्रतिशत है? यह है 26,200 यानी 26,200 किलोमीटर। अगला है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था? तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में कितना था? 4 अरब हेक्टेयर वन था। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? 33%। कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन किस रोग की दवा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया। किस रोग की दवा है? मलेरिया की दवा है। अगला है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना से प्राप्त किया। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो बाघ परियोजना की अगर बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कमेंट करके बताइएगा। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये मुरैना में है। कहाँ पे है? मुरैना में। भारत में उजला बांध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत में उजला बांध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? नंदकानन, उड़ीसा। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है? तो संकटग्रस्त जो मतलब प्रजाति खत्म होने वाले हैं उसको किस बुक में नोट किया जाता है? तो रेड डेटा बुक। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो संकटग्रस्त है विलुप्त प्राय जीवों को किस में नोट किया जाता है? तो रेड डाटा बुक। ये एकदम VVI प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। साल किस वन का वृक्ष है? तो साल किस वन का वृक्ष है? तो ये हो जाएगा आपका पतझड़। किसका हो जाएगा? पतझड़।
अगला है हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? नॉर्मन मेयर्स। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया है? तो कहाँ विकसित किया गया है? ये नीलगिरी में किया गया है। कहाँ गया है? नीलगिरी में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? तो प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? ये आपका शुरू किया गया था जर्मनी में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में। कब लागू हुआ? 1980 में। सुंदरबन है तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगला है चैप्टर खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो क्या है? चूना पत्थर। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। अगला है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। किसकी? बॉक्साइट के। और एल्युमिनियम का प्रमुख है बॉक्साइट ही है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कौन है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? अब्रक है। कौन है? अब्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। अगला है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग कितना होता है? 10 किलोग्राम। अगला है कौन सा लौह अयस्क एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार कौन है? हेमाटाइट है। अगला है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपका 100 खनिज पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? ये आपका होगा 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत के विश्व का स्थान क्या है? तृतीय, 3 नंबर पे है। देश में तांबे के कुल कितना भंडार है? तो देश में तांबे के कुल कितने भंडार है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड देश के कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो बिहार और झारखंड मिलकर अभ्रक का उत्पादन 80% करता है। सबसे अधिक झारखंड करता है। चलिए अगला चैप्टर है शक्ति ऊर्जा और संसाधन। तो शक्ति ऊर्जा संसाधन से हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। चलिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना की अगर बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डिगबोई जो असम में है। अगला है दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदीगत परियोजना कौन सा? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पर तुंगभद्रा है। कौन है? तुंगभद्रा है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर। और भारत में पहला ये बनाया गया था। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? आप देख लीजिए, विद्युत है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं। ये हो जाएगा सतलज नदी पे हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो कौन सा है? राजस्थान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? धूप होता है। अगला है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो ये होगा तारापुर, महाराष्ट्र। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की अगर बात किया जाएगा तो आप देख लीजिए, हो जाएगा सूर्य, जो कभी ख़त्म ना हो। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले की कौन सा प्रकार है? तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है?
ये हो जाएगा आपका कोयला। और जल, सौर, पवन, ये जितने हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य पता ही होगा, झारखंड है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी है। अगला है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। अगला है गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जादूगोड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में लगाया गया था, जो पश्चिम बंगाल में है। गुजरात में सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो गुजरात में सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? भुज। अगला है भूगोल में, आप देखते चलिए 21 नंबर है, यहाँ तक हम कितना किए थे? 20 किए थे। 21 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। और भाखड़ा नागल सतलज पर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, आपको पता भी होगा। और ये प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम, तो कलपक्कम की अगर बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। राजस्थान के राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से बना है? तो राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से बना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के सहयोग से बना है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु से किस देश के सहयोग से चल रहा है? तो तमिलनाडु में कुडनकुलम। तो कुडनकुलम की अगर बात किया जाएगा तो ये चल रहा है किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा है तो ये आपका स्थापित है गुजरात के कच्छ स्थित लंबा में। नौगांव तेल शोधक क्षेत्र किस राज्य में है? तो नौगांव तेल शोधक कहाँ पे है? गुजरात में है। मोनोजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? तो मोनोजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका केरल। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ये हो जाएगा आपका भाखड़ा नागल। अगला है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखो, लंबा अगर पूछेगा, इसमें दो डिफरेंस है। अगर आपसे लंबा पूछ रहा है और एक पूछता है ऊंचा, तो विश्व का सबसे लंबा बांध होगा तो हीराकुंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीराकुंड हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछ दे ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध कौन होगा? टिहरी। कौन होगा? टिहरी, जो उत्तराखंड में है। हीराकुंड किस राज्य में है? तो हीराकुंड किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। हीराकुंड महानदी पे है और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, जोग या गरोसोप्पा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? सारवती नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पथ सागर की परियोजना किस नदी पर है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रिहंद नदी पर है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे मोस्ट चैप्टर की बात हम लोग करेंगे, कृषि, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल की जब भी बात आए तो गेहूं है। और सबसे बड़ी खदान फसल भी कौन है? गेहूं ही है। अगला है चावल है, तो चावल क्या है? खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। यहीं अगर पूछ देगा गेहूं कौन सा फसल है, तो आपका ये बताइएगा रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल है। अगला है दाल किस पौष्टिक का अंश का स्रोत है? तो दाल में सबसे अधिक क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल की अगर बात करें तो खरीफ फसल कौन सा है? चावल ही है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है नारियलों का प्रदेश। वनों का प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। झूम खेती भारत के किस राज्य के क्षेत्र में की जाती है? तो झूम खेती की अगर जब भी बात आए तो ये कहाँ की जाती है?
आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। अगला है किस फसल की खेती के लिए दालू भूमि आवश्यक है, तो किस प्रकार की खेती के लिए? कहवा एक नशीला पदार्थ होता है। अगला है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य पूछ रहा है तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अनारस का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो अनारस के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मेघालय है। अगला है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो ये कौन है? महाराष्ट्र। अनारस की अगर हम बता दें मेघालय। सुनहरा रेशा कहलाता है, तो सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं, सुनहरा रेशा या सोने का रेशा। अगला है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा? केरल। क्या होगा बाबू? केरल। अगला है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल कौन है, तो कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल की अगर बात किया जा कर रहा है तो कॉफ़ी या कहवा है। असम और उत्तरी बंगाल के मुख्य रोपण फसल कौन है, तो असम और उत्तरी बंगाल के मुख्य रोपण फसल कौन सा है? चाय। असम के लिए भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम। अगला है फसल बोने और बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है, तो उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? आपको पता भी होगा, वर्धन काल कहलाता है। भारत में हरित क्रांति कब आई, तो भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967 में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो गेहूं से है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल अगर नहीं है तो ये कौन सा है? 16D सरसों, क्योंकि ये गेहूं के साथ बोया जाता है, ये रबी फसल में आएगा। नगदी फसल नहीं है, तो नगदी फसल की अगर बात किया जाए तो जौ, मटर, सरसों, चावल, तो नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल नहीं है तो कौन नहीं है? चावल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खरीफ फसल है। इनमें से कौन रबी फसल? ठीक है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति की जब भी बात आएगा, जैसे हरित क्रांति गेहूं से है, तो श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन से है। किससे? दूध उत्पादन। हरित क्रांति का किससे है? तो गेहूं से है। खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल कौन नहीं है? आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख करके कमेंट करके बताइएगा। जायद फसल कौन नहीं है, तो जायद फसल आपको पता है खीरा ककड़ी, जो समय गेहूं काट देने के बाद जो 2 महीने का समय बचता है उसमें हम लोग इसको लगाते हैं गर्मी के दिनों में, तो कौन नहीं है? तो मूंग नहीं है। कौन? जायद फसल मूंग नहीं है। बाकी सब क्या है? ये तरबूज, खीरा, ककड़ी जायद फसल है। भारत में हरित क्रांति के जनक किससे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। रेशम कीट किस पौधे पर पाला जाता है, तो रेशम कीट किस पौधों पर पाला जाता है? ये हो जाएगा शहतूत। क्या हो जाएगा? शहतूत। इस तरह से हमने कृषि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस किया। अगला चैप्टर है निर्माण उद्योग। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग की बात अगर कह देगा तो क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। उपभोक्ता उद्योग की अगर बात कर रहा है तो पेट्रो रसायन, चीनी, तो कौन सा उद्योग हो जाएगा? चीनी उद्योग होगा। क्या होगा? चीनी उद्योग हो जाएगा। अगला है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो कौन होता है? सीमेंट। बहुत बार ये पूछा गया है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है, तो औद्योगिक अवस्थित का कारक कौन सा नहीं है? आपको पता भी होना चाहिए कौन सा नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी, चौथा का ऑप्शन भी हो जाए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कलकत्ता हावड़ा। कलकत्ता हावड़ा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन बोकारो लौह इस्पात उद्योग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी, बोकारो स्टील प्लांट आता है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? टिस्को है। टिस्को 1907 में इसका स्थापना हुआ था, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला है भारत में 9 नंबर है कि पहली आधुनिक सूती मिल स्थापित की गई थी, तो पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये कहाँ की गई थी आपको पता भी होना चाहिए। नौवाकड़ी मुंबई में ही किया गया था। सभी होगा आंसर। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर ये हो जाएगा आपका अखबारी कागज के लिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र उद्योग है,
उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर है। मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम के लिए। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तो सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में सलेम स्टील प्लांट, सलेम इस्पात संयंत्र। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अंगोरा ऊन किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? बकरी के रोए से प्राप्त किया जाता है। भारत में बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत में सूती कपड़ों की महानगरी कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की नगरी की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। भारत में सिलिकॉन ऑफ सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। सिलिकॉन ऑफ सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो है वो किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? बकरी से। भिलाई इस्पात संयंत्र या बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो किस देश के? अमेरिका के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किससे? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कोची, केरल कोची। देश का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुपुर, तमिलनाडु। अगला है 25 नंबर। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपका हो जाएगा चेन्नई। सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। 27 दमघोट गैस कहलाता है? तो दमघोट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। 27 का बी हो जाएगा। 28 डीजल चालित रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? तो डीजल चालित रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? वाराणसी। जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, और सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल ही करता है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल ही करता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।